हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 10th की साइंस और 10th की साइंस में अपना चल रहा था डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि मानव में पाचन। मानव में पाचन में अपन ने मानव के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ने पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फूड। डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है वो हम पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी पाचन किस तरह से होता है, पाचन की जो प्रोसेस है उसको अपन आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फूड की जो फिजियोलॉजी है, डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है, उसको पढ़ने से पहले हम 5 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 5 बिंदु अपन पढ़ेंगे इसमें। वो है अंतःग्रहण या इंजेशन, दूसरा है पाचन या डाइजेशन, तीसरा होगा अपना अवशोषण या एब्सॉर्प्शन, चौथा होगा इजेक्शन या उत्सर्जन, और पांचवा इसका जो है वो होगा एसिमिलेशन या यूज उपयोग। यानी ये पांचों पॉइंट्स अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो अपना पॉइंट है वो रहेगा अंतःग्रहण या इंजेशन, यानी कि डाइजेशन होगा फूड का। अपन डाइजेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन डाइजेशन के लिए भोजन को क्या किया जाएगा, पहले अंदर लिया जाएगा, तभी तो उसका डाइजेशन होगा। और अंदर लेना, फूड को अंदर लेना, भोजन को अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण। किसके द्वारा लेते हैं अपन, मुंह के द्वारा। एक दरार रूपी संरचना जो होती है मुंह, उसके द्वारा क्या करते हैं अपन, फूड को अंदर लेते हैं, जो कि 2 होठों के द्वारा घिरा रहता है। तो मुंह के द्वारा भोजन को अंदर लेना ही क्या कहलाता है, अंतःग्रहण। अंदर लेने के बाद में फूड कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में, यानी मुख गुहा में जाता है। और मुख गुहा में क्या होता है, भोजन में लार मिलती है। उसके बाद में वो कहाँ चला जाता है, ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में, और फिर आमाशय में चला जाता है। यानी अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। फिर वो मुख गुहा में फिर दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है, फिर उसमें लार मिलाई जाती है, फिर वो ग्रसनी में जाता है, यानी ग्रसनी में उसको धकेल दिया जाता है। ग्रसनी से वो ग्रास नली में और फिर आमाशय में जाता है। ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, इनमें जो भोजन की जो गति होती है वो आहार नाल के जो ये पार्ट है, ग्रसनी, ग्रास नली, इसके अंदर होने वाली जो क्रमानुकुंचन गति है उसकी वजह से होती है। उस गति की वजह से इसके आंतरिक जो भित्ति की पेशियां होती है उनमें संकुचन और शीतलन होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है, जो एक निश्चित दिशा में होती है। उसी की वजह से जो भोजन है वो आगे की ओर खिसकता जाता है। तो ये तो था अंतःग्रहण। उसके बाद में आता है डाइजेशन या पाचन। भोजन का पाचन किस तरह से होता है, डाइजेशन कैसे होता है। तो हमने भोजन का अंतःग्रहण किया, यानी उसको मुख में लिया। मुंह में लेने के बाद में वो कहाँ चला गया, बक्कल कैविटी या मुख गुहा में। और जो भोजन का पाचन है वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर पूर्णतः किसी भी चीज का पाचन नहीं हो पाता हालांकि, लेकिन पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अपन जानते हैं कि जो मुख गुहा है उसमें कुछ विशेष संरचनाएं अपन ने देखी थी। उसमें दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उसमें लार ग्रंथियां होती है, सेलाइवरी ग्लैंड्स जिसको कहते हैं, साथ ही साथ टंग होती है। तो ये सारी स्ट्रक्चर कहाँ होती है, बकल कैविटी में। और मुख गुहा या बकल कैविटी में क्या होता है, जब फूड गया तो दांत उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, चबा करके उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यानी कि जो जटिल पदार्थ है, जो हार्ड स्ट्रक्चर अपन ने फूड के लिए, उसको वो किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। दांत सबसे पहले क्या करते हैं, उसको चबा करके छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद में लार ग्रंथियों के द्वारा क्या किया जाता है, लार फूड में मिलाई जाती है। लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती है, सेलाइवा स्त्रावित करती है, और वो सेलाइवा जो है टंग के द्वारा, जीभ के द्वारा फूड में मिला दी जाती है। लार की वजह से भोजन क्या हो जाता है, एक तो श्लेष्मीय हो जाता है, यानी कि लसलसा हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे वो आगे आसानी से गति कर सकता है। साथ ही साथ लार के द्वारा उसमें कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं, जैसे कि वो कौन से एंजाइम है, वो है टाइलिन और एमाइलेज। और टाइलिन और एमाइलेज क्या करते हैं, फूड की जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है, यानी जो पॉलीसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का रूप क्या है, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च हो सकता है या ग्लाइकोजन। स्टार्च या ग्लाइकोजन है उसको क्या कर देता है, टाइलिन और एमाइलेज माल्टोज में चेंज कर देता है। यानी कि भोजन का जो पाचन है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, वो कहाँ शुरू हो गया, मुख गुहा में। मुख गुहा में कौन से एंजाइम मिले, टाइलिन और एमाइलेज, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट के जो रूप है स्टार्च या ग्लाइकोजन, उसका वहां पर क्या शुरू हो गया, डाइजेशन शुरू हो गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर
कि माल्टोज के रूप में ये चेंज तो होने लग जाता है, पर इसका पूर्णतः पाचन नहीं हो पाता यहाँ पर। यानी पूरी तरह से जो स्टार्च या ग्लाइकोजन है वो माल्टोज में चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए जो फूड है वो मुख्य गुहा में रुकता है। उसके बाद में उसको ग्रसनी, ग्रास नली या आमाशय की तरफ भेज दिया जाता है। तो इतने कम समय में उसका पूर्ण पाचन नहीं हो पाता, लेकिन लगभग 30% जो डाइजेशन है इसका वहां पर हो जाता है। तो ये तो था मुख्य गुहा में या मुख में पाचन। अब मुख में जो फूड का पाचन हुआ, यानी पहले तो उसको दांतों के द्वारा तोड़ा गया, चबाया गया, छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, फिर उसमें लार मिलाई गई, उसको लसलसा चिकना बनाया गया, साथ ही उसमें टाइलिन और एमाइलेज मिले, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन या जो स्टार्च थे यानी कार्बोहाइड्रेट जो था पॉलीसेकेराइड के रूप में, वो किस में चेंज होने लग गया, माल्टोज में चेंज होना शुरू हो गया। और इस प्रकार से जो यहाँ पर जितना जो पाचन हुआ है फूड का, वो फूड यहाँ पर क्या कहलाता है, यानी कि मुख गुहा में डाइजेशन होने के बाद में जो भोजन ग्रास नली या आमाशय की तरफ जाता है वो भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। मुख गुहा में पाचन होने के बाद में जो भोजन है वो क्या कहलाएगा, वो बोलस कहलाता है। याद रखना इसको, बोलस। बोलस किसे कहते हैं, मुख गुहा में पाचन के बाद जो भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय की तरफ जाता है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। तो ये तो हो गया मुख गुहा में पाचन। उसके बाद में भोजन कहाँ चला जाएगा, स्टोमक में, आमाशय में चला जाएगा। और जब वो आमाशय में जाएगा तो आमाशय या स्टोमक जो है उसकी दीवारों या उसकी आंतरिक जो भित्ति है, उन भित्ति कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक जूस स्रावित किया जाएगा, यानी जठर रस स्रावित किया जाएगा। आमाशय की जो भित्ति की आंतरिक कोशिकाएं होंगी वो क्या स्रावित करेगी, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस या जो जठर रस है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं। एक तो होता है म्यूकस, दूसरा होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है पेप्सिनोजन। ये 3 चीजें जो है किसमें होती है, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा स्रावित होती है। और इनका जो म्यूकस है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, ये जो आमाशय है उसकी भित्ति की जो कोशिकाएं होती है जिनको हम कहते हैं गर्तिका या सतही श्लेष्मा कोशिकाएं, गर्तिका या सतही जो श्लेष्मा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा क्या स्रावित होता है, म्यूकस। गर्तिका या सतही श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा म्यूकस स्रावित होता है। और म्यूकस का रोल क्या है, हमने जब आमाशय के बारे में बात की थी तब वहां पर अपन ने बात की थी कि ये म्यूकस क्या करता है, आमाशय की आंतरिक भित्ति पर एक परत बना लेता है, जिसकी वजह से HCl का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, और ना ही जो है यानी उस पर कोई एंजाइम्स वगैरह की वजह से उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, उस पर कोई घाव नहीं होते, वो सही तरह से बची रहती है। तो इसलिए म्यूकस का यहाँ पर ये यूज होता है। उसके बाद में जो HCl होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, ये आमाशय की ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या HCl है वो किसके द्वारा स्रावित होगा, ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा। और HCl क्या करता है, यहाँ पर HCl एक तो जो फूड का जो माध्यम होता है उसको एसिडिक करता है यानी अम्लीय बनाता है, साथ ही साथ जो जठर रस में एक एंजाइम स्रावित होता है जो होता है पेप्सिनोजन। जठर रस के द्वारा स्रावित एंजाइम एक तो होता है पेप्सिनोजन और एक होता है रेनिन। रेनिन और पेप्सिनोजन को जो HCl है ये एक्टिव करता है, यानी कि जब ये स्रावित होते हैं तो अनएक्टिव फॉर्म में होते हैं यानी कि निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन HCl इस पर क्रिया करके इनको क्या कर देता है, इसको चेंज कर देता है, सक्रिय बना देता है। तो HCl की उपस्थिति में जो पेप्सिनोजन है वो किस में चेंज हो जाता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या है, एक एक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की। तो इसकी वजह से फिर जो आमाशय है उसमें किसका पाचन होता है, इस एंजाइम से। पेप्सिन जो है आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को किस में चेंज करता है, पेप्टाइड में चेंज कर देता है। पेप्सिन की वजह से जो प्रोटीन है वो किस में बदल जाती है, पेप्टाइड्स में बदल जाती है। साथ ही साथ एक रेनिन भी स्रावित होता है। तो रेनिन क्या करता है, कैसीन को पैराकेसीन में चेंज करता है। अभी कैसीन क्या होगी, तो जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं में, छोटे बच्चों में जो दूध जनरली वो क्या करते हैं, फूड के रूप में ज्यादातर दूध लेते हैं, और दूध की जो शर्करा है वो होती है कैसीन।
और उसको जो नवजात शिशुओं में जो दूध लिया जाता है, दूध की उस शुगर को, शर्करा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? रेनिन। और वो किस में बदल देता है? कैसीन को पैरा कैसीन में। तो इस तरह से आमाशय में किसका पाचन हो रहा है? तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है जो पेप्टाइड्स में चेंज हो रहा है, और एक कैसीन का, जो कैसीन प्रोटीन किसकी है? दूध की प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, और इस कैसीन प्रोटीन को रेनिन किस में बदल देता है? पैरा कैसीन में। और इस प्रकार से जो आमाशय में जब डाइजेशन हो चुका होता है तो उसके बाद में जो फूड होता है वो कहलाता है काइम। क्या कहलाता है? काइम। जब मुख गुहा में डाइजेशन हो चुका था तो वो फूड कहला रहा था बोलस, और आमाशय में, स्टोमक में जब डाइजेशन हो जाता है तो क्या कहलाता है? काइम। मुख गुहा में किसका डाइजेशन हुआ था? पॉलीसेकेराइड्स का, यानी स्टार्च या ग्लाइकोजन का। या हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ था। कहाँ पर? मुख गुहा में। अब आमाशय में किसका डाइजेशन हुआ है? यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया है। यहाँ पर किसका डाइजेशन हुआ है? प्रोटीन का। तो उसके बाद में जो फूड है जो काइम के रूप में है, ये किस में चला जाता है? छोटी आंत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर्वाधिक जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। लगभग डाइजेशन कंप्लीट ही हो जाता है इसमें, लगभग। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत्र होती है, इसमें 3 प्रकार के जो रस है या जूस है वो आकर के मिलते हैं, जिसमें कि विभिन्न पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। और वो 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो यकृत के द्वारा बाइल साल्ट, यानी पित्त रस जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है। इसके अलावा अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस, यानी पेनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है। साथ ही साथ इंटेस्टाइनल जूस भी, यानी आंतरीय रस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्रावित होता है। और इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं जो कि इनका डाइजेशन करते हैं। तो देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम भाग होता है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन को जिसको अपन 3 भागों में बांटते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसमें पहला जो पार्ट है ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, ग्रहणी वाले भाग में आकर के क्या मिलता है? यकृत के द्वारा सबसे पहले पित्त रस यानी बाइल साल्ट आकर के इसमें मिलता है फूड में। और बाइल साल्ट क्या करता है? फूड में जो फैट होती है, जो वसा होती है, उस वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी वसा का पायसीकरण करता है। पित्त रस क्या करता है? यकृत के द्वारा आकर के किसमें मिलता है? ये ड्यूडेनम में मिलता है। और फूड को किसमें चेंज कर देता है? ये वसा गोलिकाओं, जो फूड की जो वसा है, फैट है, उसका इमल्सिफिकेशन करता है, यानी पायसीकरण करता है, और उसको किसमें चेंज कर देता है? वसा गोलिकाओं में, यानी वसा को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी गोलिकाओं में, बूंदों के रूप में तोड़ देता है। हालांकि जो बाइल साल्ट होता है वो डाइजेशन नहीं कर रहा है फैट का, वसा का डाइजेशन नहीं करता, पाचन नहीं करता, बल्कि वसा को एक सरल रूप में चेंज कर देता है, जिससे आगे उसका पाचन जो है आसान हो जाता है। तो उसके बाद में आता है पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस जो होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। तो उसमें प्रोटीन का पाचन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और ये किस पे क्रिया करते हैं? ये प्रोटीन पे क्रिया करते हैं। जो प्रोटीन यहाँ पर पाचित, थोड़ा बहुत उसका डाइजेशन हो चुका, पेप्टाइड के रूप में बन चुकी, उस पर भी, और जो प्रोटीन यहाँ पर जिसका डाइजेशन नहीं हुआ उस पर भी, यानी प्रोटीन और प्रोटीन पेप्टाइड्स जो भी होंगे उन पर कौन क्रिया करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। किसके द्वारा स्रावित हो रही है? ये अग्नाशयी रस के द्वारा। और ये प्रोटीन को किसमें चेंज कर देते हैं? पेप्टाइड्स में चेंज कर देते हैं, या अदरवाइज अगर थोड़ा ज्यादा पाचन हो जाता है तो किसमें चेंज कर देंगे? अमीनो एसिड में चेंज कर देंगे। उसके अलावा एमाइलेज एंजाइम भी होता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें एमाइलेज एंजाइम भी होता है, और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। इसी प्रकार से लाइपेज एंजाइम भी होता है पेनक्रियाटिक जूस में, और लाइपेज एंजाइम क्या करता है? पित्त रस के द्वारा जिस वसा का पायसीकरण हुआ था, यानी इमल्सिफिकेशन हुआ था, उस पायसीकृत वसा को, इमल्सिफाइड जो फैट थी
जो गोलिकाओं के रूप में, उसको ये क्या करता है, लाइपेज डाइग्लिसरॉल्डिहाइड या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड में चेंज कर देता है। यानी कि लाइपेज क्या करता है, पारसीकृत वसा का पाचन करता है, जिससे क्या बनते हैं, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाते हैं, या फिर कुछ मात्रा में फैटी एसिड भी बन जाता है। उसके बाद में इसमें और क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोजेज एंजाइम होता है, और न्यूक्लियोजेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए या जो आरएनए होता है उनका पाचन करता है, उनका डाइजेशन करता है। और डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोजेज एंजाइम किस में चेंज कर देता है, न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से जो पैंक्रियाटिक जूस है उससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उसमें प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। और लाइपेज होता है उसमें वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, जो पारसीकृत जो वसा है उसको डाइग्लिसरॉल्डिहाइड या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज कर देता है। इसके अलावा न्यूक्लियोजेज एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है। तो यहाँ तक ये अग्नाशी रस के द्वारा पाचन हो गया। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिलता है इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंत्रीय रस। आंत्रीय रस में क्या होगा, अब यहाँ पर अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है यहाँ से शुरू हुआ था, कुछ यहाँ पर हो गया, कुछ यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्कराओं में चेंज होती जा रही है, सरल शर्करा के रूप में आ गई। तो यहाँ पर उन सरल शर्कराओं का पाचन करने वाले एंजाइम होंगे, जैसे कि जो माल्टोज के रूप में चेंज हुआ स्टार्च, तो यहाँ पर क्या होगा, माल्टोज का पाचन करने के लिए इसमें माल्टेज होता है। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में। इसी प्रकार से लैक्टोज का पाचन करने के लिए इसमें होता है लैक्टेज, और लैक्टेज किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में। उसी प्रकार से सुक्रोज जो शुगर होती है उसके लिए इसमें होता है सुक्रेज, और सुक्रेज किस में चेंज कर देता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में। यानी कि ये तीनों जो रूप है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट की जो सरल शर्कराएं हैं उनके रूप है, और इनको ये माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज और सरल शर्कराओं यानी कि ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। तो माल्टोज वैसे किसमें होता है, जो बेसिकली अपन जो अनाज खाते हैं, धान या जो अनाज वाली चीजें अपन खाते हैं, वो कौन सी शर्करा है, माल्टोज। और लैक्टोज शर्करा दूध की शर्करा होती है, दूध की जो शुगर होती है वो कहलाती है लैक्टोज शर्करा। सुक्रोज जो होती है, जो शुगर अपन कंज्यूम करते हैं, शुगर अपन बाहर से लेते हैं, खाते हैं फूड के साथ में, वो होती है सुक्रोज शर्करा। तो इनको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। यानी यहाँ तक क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो था वो ग्लूकोज में चेंज हो चुका, पूरी तरह से ग्लूकोज के रूप में प्राप्त हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसी के साथ यहाँ पर और क्या होता है, जो वसा थी वो वसा यहाँ पर क्या हुआ था, पहले तो पारसीकृत हो गई थी, फिर उसमें लाइपेज के द्वारा इसको किसमें बदल दिया गया था, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड या मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। हालांकि कुछ यहाँ पर वसीय अम्ल भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक रस के द्वारा फिर लाइपेज स्रावित होता है, और वो क्या कर देता है, जो बची हुई कुछ और जो वसा रह चुकी थी उसको भी वसीय अम्ल में यानी फैटी एसिड में चेंज कर देता है। यानी कि वसा का भी पूर्ण पाचन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में बचा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो था वो न्यूक्लियोजेज के द्वारा न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया था। तो जो आंतरिक रस है उसके द्वारा न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम स्रावित होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देता है, और न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड को शुगर और बेस में चेंज कर देता है। यानी इनका भी डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। उसके बाद में यदि जो प्रोटीन्स थे, प्रोटीन में यदि कोई पेप्टाइड बच गया था तो उस पेप्टाइड को भी यहाँ पर क्या होता है, आंतरिक रस के द्वारा डाईपेप्टाइडेज एंजाइम स्रावित होता है, और डाईपेप्टाइडेज क्या कर देता है, डाईपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, एमिनो एसिड किससे बन गया, प्रोटीन से, प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया। वसा से वसीय एसिड बन गया, वसीय अम्ल बन गया, तो यहाँ पर वसा का भी पूर्ण पाचन हो गया, और जो कार्बोहाइड्रेट थे वो ग्लूकोज के रूप में चेंज हो गई। यानी कि यहाँ पर जो पाचन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा हुआ था, मुख में तो टाइलिन और एमाइलेज के द्वारा हुआ था, मुख से शुरू हो गया था। उसके बाद में आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ, आमाशय में सिर्फ किसका पाचन हुआ था, प्रोटीन का, जो पेप्सिन और रेनिन के द्वारा हुआ था। उसके बाद में छोटी आंत्र में आने के बाद में जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट और
प्रोटीन, तीनों का पाचन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि छोटी आंत्र में जो है पित्तरस वो वसा को वसा गोलिकाओं में बदलता है और उसके बाद में जो लाइपेज है वो लाइपेज पहले इसको डाइग्लिसरैल्डिहाइड, मोनोग्लिसरैल्डिहाइड और बाद में वसीय अम्ल में चेंज कर देता है। उसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट था उसको स्टार्च से जो है माइलेज माल्टोज में चेंज कर देता है और फिर माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में, अगर लेक्टोज होता है तो वो लेक्टेज जो है ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सुक्रोज के रूप में होता है तो सुक्रेज जो है वो ग्लूकोज के रूप में चेंज कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है। और न्यूक्लिक एसिड है उसका न्यूक्लियेजेज द्वारा न्यूक्लियोटाइड बनता है और फिर बाद में जो है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को शर्करा और बेस में चेंज कर देता है। और जो प्रोटीन्स थे वो प्रोटीन्स भी किस में चेंज हो गए, यहाँ पर प्रोटीन पेप्टाइड में चेंज हुआ और यहाँ पर जो पेप्टाइड्स थे वो कुछ मात्रा में एमिनो एसिड में चेंज हो गए थे, लेकिन जो आंतरिक रस है वो पूरी तरह से इसको एमिनो एसिड में चेंज करते हैं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फूड कहाँ चला जाता है, फूड जो है वो बड़ी आंत्र में चला जाता है और बड़ी आंत्र में लगभग पाचन हो चुका होता है। उससे पहले ही बड़ी आंत्र में, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के आने से पहले ही फूड का लगभग पाचन हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ अपचित रह गया हो तो बड़ी आंत्र में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं, किण्वन कर देते हैं। और बड़ी आंत्र के बाद में जो अपचित भोजन है वो आगे कहाँ चला जाएगा, वो रेक्टम में और रेक्टम से एनस में। तो ये था पाचन। पाचन जो है सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, पाचन जो है वो सर्वाधिक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडेनम वाले भाग में सबसे ज्यादा। अब तीसरा जो पार्ट आता है अपना वो है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अवशोषण जो है वो कहाँ से शुरू होता है, ड्यूडेनम में पाचन सर्वाधिक होता है, उसके बाद में जेजुनम से अवशोषण शुरू हो जाता है। हालांकि जेजुनम में और आगे पाचन भी होता रहता है थोड़ा, लेकिन जेजुनम से अवशोषण शुरू हो जाता है और सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम में ही होता है सर्वाधिक अवशोषण। यहाँ पर क्या होता है, जो जेजुनम है अगर शुद्रांत्र जो है उसमें क्या होता है, उसकी जो भित्ति आंतरिक भित्ति, उस आंतरिक भित्ति में आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है। आंत्र कोशिका या एंटीरियोसाइट सेल्स पाई जाती है और एंटीरियोसाइट सेल्स क्या करती है, अवशोषण का कार्य करती है, एब्सॉर्प्शन का कार्य करती है। यानी भोजन में जो पचित पदार्थ है, जो पचित भोजन है उसका क्या हो जाता है, जेजुनम में अवशोषण होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। जैसे कि ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का, इनका वहां पर अवशोषण हो जाता है। और कुछ मात्रा में जो अगर बच भी जाता है कुछ अवशोषित हुए बिना, तो वो फूड जो है इलियम में जाकर के अवशोषित हो जाता है। यानी इलियम में जो है मेनली बाइल साल्ट और विटामिन का अवशोषण हो जाता है। यानी कि छोटी आंत्र में लगभग अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में फूड कहाँ जाता है, बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र में केवल जल, खनिज लवण और ड्रग्स का, यानी कि दवाइयों का अवशोषण होता है। ड्रग्स, मिनरल्स और वाटर का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, बड़ी आंत्र में। उसके बाद में उसको कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत्र से। यहाँ पर कंप्लीट अवशोषण हो गया, उसके बाद जो अपचित बचा है, अनावश्यक जो मटेरियल बचा है उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, उसका होगा इजेक्शन यानी उत्सर्जन। यानी उसे रेक्टम में भेज दिया जाता है अपचित को, और रेक्टम में जाकर के वो इकट्ठा होता रहता है। और जब रेक्टम पूरी तरह, रेक्टम में जब ये ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो एनस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसको कहेंगे हम इजेक्शन या उत्सर्जन। और लास्ट में आता है एसिमिलेशन यानी कि उपयोग। अब जो भोजन जो पचित हुआ था, जिसका अवशोषण हो गया था, अवशोषण होने के बाद में वो फूड किसमें मिल जाता है, पचित भोजन, वो जाकर के ब्लड में मिलता है और ब्लड के द्वारा उसको शरीर की प्रत्येक सेल्स, प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। जहां पर उसका क्या उपयोग होता है, वो एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करने में वहां पर वर्क करता है, जिससे कि हम वर्क कर पाते हैं। साथ ही साथ जो नई सेल्स का निर्माण है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण है, यानी जो भी विशिष्ट कार्य करने होते हैं विशिष्ट अंगों को, उन अंगों के लिए जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो विशिष्ट वर्क जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उस पचित फूड की वजह से होते हैं और वो ब्लड के द्वारा उन प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से अपना जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। इसमें अपना जो टॉपिक था वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।